अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं जिनको आपने अच्छी तरह से देख के जाना है, ताकि आप लोग के लिए जो है वो एक आइडिया हो जाए कि एमसीक्यूज किस तरह के आ सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि देखिए, एमसीक्यूज का मतलब है कि ये नहीं कि आप यही एमसीक्यू रट के चले जाएं। आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि एमसीक्यू इस तरह का आ सकता है, इसमें वैल्यूज चेंज हो सकती है। इसको आपने जो है वो अपने तरीके से, यानी कि फॉर्मूले और डिफरेंट पैटर्न से आपने वो अपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। सही है। तो एक बात ये ध्यान में रखनी है कि ये रट्टे मार के नहीं जाना है, आपको इनको समझना है। और इसके लिए आपने रफ कॉपी, रफ शीट, जो भी आप चाहें अपने पेपर पे यूज कर सकते हैं। पेपर के लास्ट पेज पे आप अपना जो है वो रफ कॉलम बना सकते हैं। वहाँ पे रफ वर्क में ये काम आप करके एक एक कैलकुलेशन को सॉल्व करके फिर आपने जो है इसमें जो है फर्दर वर्किंग करनी है। हमारे सामने कुछ अराउंड 50 एमसीक्यूज हैं जिसके आपको मैं आंसर्स भी मार्क करवाता रहूंगा और साथ साथ समझाता भी रहूंगा। फर्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है, इसमें आपसे कहा यह जा रहा है कि हमारे पास 25 पावर है 1/2, 8 की पावर है 1/3 एंड 2 की पावर है स्क्वायर। ये जो डिफरेंट पावर्स है, आपने सबसे पहला काम ये करना है कि इनको सॉल्व करना है। चलिए, इसमें कुछ एमसीक्यूज आपके मॉडल पेपर के भी हैं, कुछ आपके 10 ईयर के भी हैं और कुछ इम्पोर्टेंट मैंने अपने पास से भी आपको दिया। सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप डिफरेंट पैटर्न से तरीकों से सॉल्व करें। ठीक है जी। आपके पास सबसे पहले है 25 पावर 1/2। तो आपके पास जो 1/2 है, अगर आप यहाँ पे 25 के दो फैक्टर बना लें, यानी कि 5 × 5, इसी तरह से 8 की जगह पे आप बनाए इसके दो पावर 1/3 है, 8 की जगह तीन फैक्टर बना लें, 2 × 2 × 2। इसका ऊपर पावर आ गई होल पावर 1/3। नीचे हमारे पास है 2 की पावर स्क्वायर। तो ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, वैसे आप पेपर में डायरेक्टली सॉल्व करिएगा ताकि आपका टाइम सेव हो, क्योंकि एक एमसीक्यू के लिए अराउंड समझने 1 मिनट 1.5 मिनट बहुत इनफ हो। 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर पावर है 1/2। इस तरह से 2 की पावर क्यूब हो जाएगी, ऊपर पावर है 1/3। और 2 का स्क्वायर है, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, रिमेनिंग जो बचेगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 × 10 एंड 10 × 4 = 40। तो आपके फर्स्ट एमसीक्यूज का जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 40। इस तरह से आपने ये मार्क भी करते रहना है। सही है बेटा, तो ये याद रखिएगा। तो फर्स्ट एमसीक्यूज का जो हमारे पास आंसर आएगा वो अराउंड 40 होगा। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट सेकेंड एमसीक्यू। सेकेंड में हमारे पास रूट के ऊपर हमारे पास कह लें कि जो इंडेक्स मौजूद है वो 5 है। अच्छा, रूट के अगर शुरू में लिखा होता 5 तो वो कोफिशिएंट होता, लेकिन ये आपके पास रूट के ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब दैट मीन्स ये रूट की क्या है, ये इंडेक्स कहलाएगा और अंदर वाला रेडिकल। जब भी खाली रूट लिखा हो दैट मीन्स स्क्वायर रूट होता है और उसकी पावर होती है 1/2। लेकिन अगर यहाँ 3 लिखा हुआ आ जाए तो ये 1/3 हो जाएगा, 4 हो जाए तो 1/4, 5 आ जाए तो आपके पास यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, 5 आ जाए तो ये हो जाएगा 1/5। इस तरह से आपका आंसर। उसके बाद हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, दो बातें याद रखिएगा, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एक होता है एडिटिव इनवर्स। इन दोनों को मिक्स नहीं करना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास नंबर्स गिवन है या फ्रैक्शंस गिवन है उनका रेसिप्रोकल करना। और एडिटिव इनवर्स का मतलब जो भी वैल्यूज गिवन है उनकी साइन चेंज करना। साइन चेंज करने का मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये एडिटिव इनवर्स होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपके पास 3/2 जो है ये हो जाएगा 2/3। दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये बेटा इस तरीके से ध्यान में रखना है। उसके बाद द रेशियो ऑफ 2.5 फीट टू 30 इंचेस, ये मालूम करना है। जब भी रेशियो मालूम करना हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात जहन में रखें कि आपको जो जो डिफरेंट यूनिट्स गिवन है उनका सेम होना जरूरी है। जैसे कि 2.5 फीट एंड 30 इंचेस है, तो आप क्या करेंगे, जो फीट है इसको आप इंचेस में कन्वर्ट करेंगे। देन दोनों यूनिट सेम हो जाने के बाद फिर आप इसको क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे। तो 2.5 फीट जो हमारे पास है, 2.5 को आप अगर आप मल्टीप्लाई करें, जो है वो 1 फुट में हमारे पास कितने, 1 फुट में हमारे पास 12 इंचेस होते हैं। सही है, तो आप क्या करेंगे, 2.5 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 30। दैट मीन्स कि ये भी 30 इंचेस है और दूसरा वाला भी कितना है,
30 गिवन है, 30 30 कैंसिल, ये 1:1 हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सही है बेटा, ये बात आपने जहन में रखनी है, याद रखनी है। इसी तरीके से अब नेक्स्ट पे आ जाए अगर हम लोग, तो जहाँ पे देखिए आप कैलकुलेटर समझते हैं कि कैलकुलेटर जरूरी है, वहाँ इस्तेमाल करें, नहीं तो आप दिमाग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिमाग इस्तेमाल करना भी जरूरी है। टोटली कैलकुलेटर पे डिपेंड हो जाएंगे तो आगे यूनिवर्सिटीज के जो टेस्ट हैं उसमें कैलकुलेटर्स अलाउ नहीं होते, उसमें आप फिर कैलकुलेटर के मोहताज बन जाएंगे, तो थोड़ा दिमाग भी इस्तेमाल किया करें। यहाँ पे पूछ रहा है 12 इज 30% ऑफ डैश। देखिए भाई, एक चीज होती है कि 30% का जो है वो आपसे 12 का 30% पूछे, लेकिन यहाँ वो कह रहा है 12 इज 30% ऑफ डैश। 12 किसका 30% है? लेट में जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपने 100 को ऊपर मल्टीप्लाई करना है और जो भी परसेंटेज गिवन है उसको डिवाइड करना है नीचे, यानी कि रेसिप्रोकल करके। लेकिन अगर यही सवाल होता है कि 12 का 30% बताएं, तो आप उसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 100। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि 12 किसका 30% है? 12 इज 30% ऑफ डैश। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 1 3, 3 4 12, देन 4 10 40, तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा वो सी यानी 40 हो जाएगा। इस तरीके से 6 में पूछ रहा है आपसे कि एक्स बताइए क्या हो। देखिए आपके पास ये गिवन है 4:x, देन डबल रेशो x:9। जब भी आपके पास x 2 आ जाए तो याद रखें क्या होगा। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखें, फर्स्ट और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एंड सेंटर की दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब 4 9 36, x इंटू एक्स स्क्वायर। जब दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो हमारे पास स्क्वायर से रूट कैंसिल, जो आंसर है √36 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 6 का। तो आपका आंसर प्लस माइनस में लिखा जाएगा, दैट मीन्स एक्स का आंसर क्या हो जाएगा, +/6। ये हमारे पास आ जाएगा +/6, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछ रहा है A:B गिवन है, A:C गिवन है, आपको बोला है B:C बताए। तो बिफोर फाइंडिंग B:C, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द कंबाइंड रेशियो। कंबाइंड रेशियो फाइंड करने के बाद फिर आप जो है वो मजीद अपना जो है वो B:C का रेशियो बता सकते हैं। कंबाइंड रेशियो मालूम करने का सिंपल तरीका क्या होता है कि आप A:B:C ये मालूम करते हो, जिसमें A:B हमारे पास है 2:3, देन A:C हमारे पास है 2:4। देखिए 2 A के नीचे और C है वो C के नीचे, यानी कि इस तरह से जब भी दो नंबर्स ऐसे हों जो ऊपर नीचे सेम प्रोपोर्शन में लिखे हों तो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। बाकी इन दोनों नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं रिमेनिंग नंबर्स से, यानी कि नीचे वाला 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाला 2 4 से मल्टीप्लाई होगा। ये हो जाएगा 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। तीनों नंबर सेम टेबल में आते हैं, 2 2 4, 2 3 6 और 2 4 8 कैंसिल हो गए। ये 2:3:4 ये है हमारे पास A:B:C। पूछा जा रहा है आपसे B:C बताएं। B:C हमारे पास क्या है, B:C हमारे पास है 3:4। ये हमारा आंसर हो जाएगा 3:4। तो आपने ये बात याद रखनी है, 3:4 हमारा आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद हमारे पास कहा जा रहा है A when series of payments of equal amount is made at equal interval and each payment is known as dash। देखें हमारे पास इंटरेस्ट वाले चैप्टर में एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं एन्युटी। एन्युटी देखें वो कंडीशंस हैं जब यहाँ पे 3 कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी वो एन्युटी कहलाएगा, अदरवाइज वो एन्युटी नहीं होता। एन्युटी की नंबर 1 कंडीशन की सीरीज ऑफ पेमेंट्स, पेमेंट्स की जो सीरीज है वो इक्वल अमाउंट होना और इक्वल इंटरवल। तीन चीजें कंपलसरी है, मैंडेटरी है, और इसमें से कोई कंडीशन भी अगर मिसिंग होगी दैट मींस के फिर हमारे पास क्या होगा कि एनविटी वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। एनविटी के अंदर क्या होता है कि एक शख्स, लेट सपोज अ मैन इन डिपॉजिटेड ₹500 इन एट द बैंक, इन द बैंक एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर या ईच मंथ या ईच ईयर या फिर ईच सेमी एनुअली या ईच हाफ ईयरली। वो कोई भी शख्स पैसे डिपॉजिट करता है या इन्वेस्ट करता है कहीं पे, लेकिन वो एक सीरीज में इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब एक तरतीब से एक सीक्वेंस। और इक्वल अमाउंट मतलब एक बार अगर 500 कर रहा है तो अगले डेफिनेट टाइम पीरियड तक वो 500 ही करेगा, बीच में अमाउंट चेंज नहीं करेगा।
तो ये कंडीशन हमारी एन्युटी की होती हैं। दूसरा इक्वल इंटरवल, अगर क्वार्टरली इंटरवल सेट करा है उसने तो वो जितने साल भी डिपॉजिट करेगा क्वार्टरली करेगा, ये नहीं कभी क्वार्टरली कभी मंथली कभी सेमी एनुअली, नहीं, इंटरवल सेम रहेगा, इक्वल अमाउंट रहेगी और पेमेंट में सीरीज यानी एक सीक्वेंस होगी। इसको हम कहते हैं एन्युटी। एन्युटी के अंदर ये तीन कंडीशंस अप्लाई होती है। उसके बाद हमारे पास मौजूद है, उसके बाद हमारे सामने है, अगर आप देखें तो एमसीक्यू नंबर 9। एमसीक्यू नंबर 9 में कहा यह जा रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹500 फॉर 6 मंथ्स एट 14.5%। देखिए भाई, जो अमाउंट जिस अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज होता है वो कहलाता है प्रिंसिपल अमाउंट। 6 मंथ्स गिवन है, हम इसको ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे 6/12 करके, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 0.5। तो ये क्या हो जाएगा, एन, ये हो गया एन। परसेंटेज जो गिवन है इसको डिवाइड बाय 100 कर लें, तो 14.5 को अगर मैं डिवाइड बाय 100 करूं, ये हो जाएगा मेरे पास 0 पॉइंट, आर हो गया 0.145। हम क्या करेंगे, हमें इंटरेस्ट मालूम करना है, फॉर्मूला है पी एन आर, प्रिंसिपल 500, एन 0.5 एंड आर इज 0.145। इन तीनों वैल्यूज को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 36.25। सही बेटा, इस तरीके से आपने इस एमसीक्यू को सॉल्व करना है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पे। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 10 हमारे पास मौजूद है। 10 में क्या कहा जा रहा है जरा देखिएगा। 10 एमसीक्यू मौजूद है। 10 में कह रहे हैं कि इंटरेस्ट इफ इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड ऑन प्रिंसिपल अमाउंट। देखिए, आपने 1 लाख रुपए बैंक में इन्वेस्ट किए, पहले साल 1 लाख पे 10% इंटरेस्ट चार्ज हुआ, दूसरे साल भी 1 लाख पे चार्ज हुआ, तीसरे साल भी 1 लाख पे चार्ज हुआ। अगर थ्रू द इंटायर पीरियड प्रिंसिपल अमाउंट पे ही इंटरेस्ट रेट चार्ज हो रहा है, ऐसी सूरत में फिर वो हमारे पास क्या है, वो चीज सिंपल इंटरेस्ट कहलाती है। लेकिन अगर आपका जो इंटरेस्ट कंप्यूट हो रहा है वो हर साल डिफरेंट अमाउंट पे हो रहा है, ऐसी सूरत में फिर वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। when the principal when the principal, that means the interest is called compound interest. When the principal amount will not be changed through the entire period, the interest is called simple interest. It means कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, simple interest. इसका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस के लिए आपका एक फॉर्मूला होता है, उससे पहले ध्यान में रखें, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट x1, दूसरा पॉइंट y1। इसी तरह से कॉमे से पहले x1, कॉमे के बाद y1, यहाँ पे x2 और ये दूसरा क्या हो जाएगा, y2। ये वैल्यूज आपने डिस्टेंस फॉर्मूले में पुट कर ली। फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। इसमें वैल्यूज पुट कर दें तो हमारे पास x2 की वैल्यू -2 है, x1 की वैल्यू 2 है। -2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 3 होल स्क्वायर। माइनस माइनस जब भी दो साइन होंगे तो उनको प्लस करते हैं, तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 माइनस 3 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, -4 का स्क्वायर जब भी बेस नेगेटिव हो और पावर इवन नंबर हो, ऐसी सूरत में क्या होता है, ऐसी सूरत में हमेशा आपकी जो बेस है उसका आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि -4 का स्क्वायर -4 इंटू -4 माइनस माइनस प्लस 4 4 था 16, 0 का स्क्वायर 0, 0 खत्म हो गया। तो आपके पास जो √16 है वो किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा 4 के। अगर आप चाहें तो परफेक्ट स्क्वायर याद भी कर सकते हैं 20 तक के, और अगर रूट में 25 लिखा आता 5 हो जाता, 16 लिखा हुआ आया, दैट मीन्स कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो आपके एमसीक्यू नंबर 11 का आंसर क्या आ जाएगा, डी यानी कि 4। इसको ध्यान में रखना है आपने। इस तरीके से हमारे पास जो फर्दर एमसीक्यूज में मौजूद है वो आपसे क्या पूछ रहा है। एमसीक्यूज नंबर 12 देखें। एमसीक्यूज नंबर 12 में आपसे ये कहा जा रहा है कि स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है, जब भी लाइन या इक्वेशन से स्लोप मालूम करने को बोले या इंटरसेप्ट मालूम करने को बोले, किस तरह करेंगे। ठीक है भाई, आपके पास इक्वेशन है 3x + 2y = 7। जब भी कभी इक्वेशन के थ्रू स्लोप या इंटरसेप्ट मालूम करना हो, y इंटरसेप्ट,
तो आप क्या करते हो, सबसे पहला काम, एक फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला। m क्या है, स्लोप, c क्या है, y इंटरसेप्ट। आपने पहले तो इसमें कन्वर्ट किया, अपनी इक्वेशन को इस फॉर्म में लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 2y इधर ही रहेगा, प्लस 3x वहां जाके माइनस 3x, और प्लस 7 ऑलरेडी वही लिखा हुआ। 2 क्या हो रहा है, हमें y को अकेला करना है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके, माइनस 3 से भी डिवाइड होगा और 7 से भी डिवाइड होगा, ये याद रखना है। तो माइनस एक्स से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, -3/2, दिस इज कॉल्ड m यानी स्लोप। हमारे पास यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, b यानी कि -3/2। अगर आखिरी में c इसका भी पूछता तो ये कहलाता है c यानी कि y इंटरसेप्ट। तो आप एक इक्वेशन से दो काम कर सकते हो, स्लोप भी निकाल सकते हो और y इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हो, ये आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद आती है एमसीक्यू नंबर 13 पे। 13 में आपसे कहा जा रहा है क्या, स्ट्रेट लाइन, जब भी कभी याद रखें स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन में कंडीशंस होती हैं, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस। जब भी स्ट्रेट लाइन बने और वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, ऐसी सूरत में स्लोप क्या होता है, जीरो। जब भी कभी ऐसी लाइन बने कि आपके पास लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ऐसी सूरत में स्लोप क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट भी कह सकते हैं, अनडिफाइंड भी कह सकते हैं। ये हमारे पास कंडीशन है दो, ये याद रखिए। उसके बाद आपके पास है एमसीक्यूज नंबर 14 में कह रहा है 4, -2, एक पॉइंट गिवन है, पूछ रहा है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लोकेट होगा। मैंने आपको समझाया था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ। ये वाला जो एरिया होता है इसमें एक्स वाई दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। ये वाले एरिया में एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव। इस थर्ड एरिया में -x होता है और माइनस ही वाई, यहाँ पे x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव। तो ये हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस गिवन है। आपके पास जो पॉइंट है 4, -2, 4x पॉजिटिव है, 4 यहाँ आ गया, -2 नीचे है तो इसका मतलब -2 यहाँ लाई करें, ये आपका पॉइंट यहाँ लोकेट हो रहा है। दैट मीन्स 4, -2 लाइज इन फोर्थ क्वार्टर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वार्टर। द टर्निंग पॉइंट ऑफ पैराबोला, ये याद रखना, पैराबोला का जो टर्निंग पॉइंट होता है वो वर्टेक्स का रहता है। 5, 0 लाइज इन या ऑन, तो इन और ऑन लिखा हुआ है, इसका मतलब कि या तो क्वाड्रेंट में एक्सिस के ऊपर लाए। अब एक बात दिमाग में बिठा लें, जब भी कभी ब्रैकेट लिखा हुआ है और ब्रैकेट में कोई भी एक वैल्यू जीरो हो, इसका मतलब कि वो पॉइंट सिंपल पॉइंट नहीं है, वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं बल्कि एक्सिस के ऊपर लाया करेगा। अब कैसे याद रखना है, अगर आपकी y की वैल्यू जीरो है, कॉमे से पहले x होता है, कॉमे के बाद y। अगर y की वैल्यू जीरो है, दैट मीन्स द पॉइंट इज कॉल्ड x इंटरसेप्ट, एंड x इंटरसेप्ट ऑलवेज लाइज ऑन x एक्सिस। तो आपको ये 5, 0 समझ लें कि इस लाइन के ऊपर लाई करेगा। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि दिस पॉइंट विल लाइज ऑन एक्स एक्सिस। अगर एक्स जीरो होता तो ये लाई करता वाई एक्सिस के ऊपर। अपोजिट याद रखिए, वाई जीरो है तो एक्स एक्सिस पे, एक्स जीरो है तो वाई एक्सिस पे लाई करेगा। इक्वेशन दी है, व्हाट शुड बी द एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट रिस्पेक्टिव। देखिए एक्स वाई इंटरसेप्ट जब भी साथ पूछे तो आपने क्या करना है, सबसे पहला काम, जब भी एक्स और वाई इंटरसेप्ट साथ पूछे तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि एक्स इंटरसेप्ट वो पॉइंट है जिसमें हमें वाई जीरो पुट करना होता है, और इसी तरह वाई इंटरसेप्ट वो पॉइंट है जिसमें एक्स जीरो पुट करना है। 2x प्लस 4y, 2x 2x प्लस 4y -16 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। आपने एक्स इंटरसेप्ट मालूम करना है तो y क्या पुट करेंगे, जीरो। y जीरो पुट कर दें, -16 वहां जाके +16, और जीरो था जीरो, यहाँ पे आ गया 16, 2 मल्टीप्लाई और वहां जाके डिवाइड, 2 ना 2, 2 8 16। एमसीक्यू में डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गया 2 8 आंसर किसने निकालना था, एक्स का, तो एक्स का आंसर क्या आ गया, एक्स का आंसर आपके पास आ गया 8। तो वाई इंटरसेप्ट पूछ रहा है तो वाई के लिए एक्स जीरो पुट कर दो, एक्स आप क्या करोगे, जीरो पुट कर दो। एक्स जीरो पुट करोगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, एक्स जीरो पुट करने के बाद इक्वेशन में 2 0 का 0 प्लस 4y -16 बन जाएगी +16। 2 0 का 0 खत्म, 4y देखो 16 बचेगा, 4 1 4, 4 8 16, सॉरी 4 4 16, हमारे पास आ गया 4 4 16।
y का आंसर आ गया है 4। नहीं बेटा, तो y का आंसर क्या हो गया 4, और 8 किसका था, x का। 8 एंड 4 हमारे पास x और y इंटरसेप्ट। ये सवालों के अंदर भी अप्लाई होता है x y इंटरसेप्ट, इसलिए इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, दूसरी बात हमारे सामने जो आ रही है वो ये है कि एमसीक्यूज नंबर सामने जो हमारे पास मौजूद है, एमसीक्यूज नंबर हम लोग कहाँ थे अच्छा जी, इक्वेशन हमें गिवन है। आपसे क्या पूछ रहा है कि जो 18 पे इक्वेशन गिवन है, ये इक्वेशन क्या कहलाती है। सिंपल, ये इक्वेशन में कोई पावर नहीं है, जहाँ कोई पावर ना हो वो लीनियर इक्वेशन होती है। लीनियर का मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। और ऐसी इक्वेशन में क्या होता है कि आपके पास लीनियर इक्वेशन में कोई पावर नहीं है, और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा लाइन होता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा पैराबोला होता है। सर दैट व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स इफ, अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। सिंपल है, 4x में से एक्स गया, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस ए 16 माइनस 8 करें क्या आ जाएगा 8, प्लस 2 आ जाएगा क्या हो जाएगा -2, तो आपका आंसर क्या आ गया 6। तो आपका एक्स का आंसर क्या आ जाएगा प्लस का 6। के बाद हमारे पास बाइनरी और डेसिमल कन्वर्जन है। कन्वर्जन मेरे ख्याल में सारे बच्चों को आती है, इतना मैं उस पर टाइम नहीं लगाऊंगा। कन्वर्जन मेजोरिटी को आती है पहले से। अच्छा जी, फिर हमारे पास कह रहा है, अब यहाँ पे देखें एमसीक्यू नंबर 22। एमसीक्यू नंबर 22 में आपको कह रहा है ये है कि पहला मैट्रिक्स है 2/3, दूसरा मैट्रिक्स 3/4। जब भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हो उसको ऑर्डर के लिए आपने याद रखना है कि आपको जो आंसर लिखना होगा वो किस तरह होगा। आंसर लिखने का तरीका ये होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉस, सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम, ये हमारा आंसर होता है। फर्स्ट की रॉस, सेकंड के कॉलम्स, ये हमारा आंसर होगा। तो जब भी इसको हम मल्टीप्लाई करें, काफी सिंपल ये पूछ रहा है कि अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो आंसर होगा 2/4। मैं इसको एग्जाम्पल समझा भी देता हूँ आपको ताकि आपको क्लियर हो जाए। मिसाल के तौर पे एक मैट्रिक्स हमारे पास लिखा हुआ है ए मैट्रिक्स में उसने क्या कहा कि ए का जो ऑर्डर है वो 2/3 है। 2/3 का मतलब दो रॉस, दो रॉस है और 3 कॉलम्स। दो रॉस 1 2 और 3 कॉलम 1 2 3, ये हो गया ऑर्डर 2/3 का। दूसरा है 3/4 का। 3/4 का मतलब समझते हो कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 रॉज हो गई और 4 कॉलम हो गए। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट रॉ मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो वहाँ पर एक नंबर ये आ गया। फर्स्ट रॉ मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम 2 फिर 3 फिर 4। इसी तरह से तो हमारे पास क्या है कि आपसे ये पूछ रहा है कि यहाँ भी अगर मल्टीप्लाई करें अगले वाले को, एक दो तीन, अब क्या हो रहा है बेसिकली, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 2/4। देखिए दो रॉज है और 4 कॉलम 1 2 3 4। इस तरीके से आपका आंसर लिखा जाता है। आपने शॉर्टकट याद रखना है कि फर्स्ट मैथ जब भी इस तरह का सवाल आ जाए तो फर्स्ट की रॉ सेकंड के कॉलम्स मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के रूल भी पता होने चाहिए। मल्टीप्लाई जब पॉसिबल है द फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड के नंबर ऑफ रॉज बराबर हो, ऐसी सूरत में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे आपसे ये देखेंगे क्या कह रहा है, इक्वल्स टू 0। पहली बात, अगर वो इक्वल्स टू 0 ना कहता बल्कि कहता कि मैट्रिक्स सिंगुलर है, दैट मीन्स कि ये मॉड लगा के आपने इक्वल्स टू 0 खुद से लिखना होगा। पहले तो ये बात याद रखिए। दूसरी बात आपसे ये कहा जा रहा है कि एक्स की वैल्यू निकालें जब इक्वल्स टू 0 है, तो कोई मुश्किल नहीं, मैट्रिक्स में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2 4 8 -4x इज इक्वल्स टू 0, ये लिखा हुआ है। -4x वहां जाके +4x हो गया, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड, 4 मतलब 4 4 टू द 8, तो आपके पास x का आंसर क्या आ गया 2। x का आंसर क्या आ गया 2। इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स 0, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 हो तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स। ये आपने याद रखना है, ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है सिंगुलर मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो, 0 हो। उसके बाद हमारे पास आ जाइए एमसीक्यू नंबर 24, रिपीट हो रहा है 24 से, 24 बता दिया, 25। 25 में आपसे क्या कहा जा रहा है, 25 एमसीक्यूज में कह रहे हैं कि x की वैल्यू बताइए। सिंपल देखो, x ये रहा,
और जिस प्लेस में x लिखा है वो हमारा आंसर होगा। तो x से बराबर है, x बराबर है 0 के, यानी सी पार्ट हमारा आंसर होगा। ठीक बेटा, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 26 है। 26 में वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? देखिए वाई पे x 0 होता है, तो इसको मतलब ये इक्वेशन है वाई एक्सिस की। एक्स एक्सिस की इक्वेशन अगर पूछी जाती तो वहां पे हो जाता y इज इक्वल टू 0। व्हेन पैरेलल टू y, पैरेलल y एक्सिस की पैरेलल होगी तो क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। व्हेन द हाईएस्ट डिग्री इन द इक्वेशन, डिग्री का मतलब पावर, और जब पावर 2 बड़ी होती है तो वो इक्वेशन क्या कहलाती है? वो इक्वेशन आपकी कहलाती है पैराबोलिक इक्वेशन। पैराबोलिक भी कहते हैं, क्वाड्रेटिक भी कहते हैं, दोनों बातें याद रखिए। पैराबोलिक इसलिए कहते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनने वाले ग्राफ को पैराबोलिक इक्वेशन भी कहा जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेसिकली हम लोग रूट्स ऑफ द इक्वेशन भी कहते हैं, ये ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ पे इसमें पैराबोलिक का नाम है। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ 75 इज रुपीज 45? सिंपल है, 45 हमारे पास जो अमाउंट है उसको 75 से डिवाइड कीजिए और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो आपको एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर मिल जाएगा। जी बेटा, तो इसमें आप खुद करके देख लीजिएगा इसमें क्या आंसर आता है। अब अगले में परसेंटेज वाला दे रहा है, परसेंटेज ऑलरेडी बता चुका हूँ किस तरह करना है। आपसे कह ये रहा है कि 210 इज 7% ऑफ डेट। 210 किसका 7% है? सिंपल वही काम, 210 को मल्टीप्लाई करोगे आप 100 से, डिवाइड बाय 10 कर दोगे तो हमारे पास आंसर आएगा। एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया? कैंसिल। 210 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा? 2100। ये हमारे पास आ चुका है एमसीक्यू नंबर 30 का आंसर। एमसीक्यू नंबर 30 के बाद आ जाइए 31 पे। 31 में हमारे सामने क्या कह रहा है? वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स इन 4:3 डबल रेशो x:12। आपने मल्टीप्लाई करना है, 4 और 12 मल्टीप्लाई कर दिएगा, ये पहला और आखिरी, और बीच वाले दोनों मल्टीप्लाई करते हैं। 4 12 था 12 से 12 से 48 और इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स। 3 मल्टीप्लाई और हमारे के डिवाइड, 48 डिवाइड बाई 3 करें, 3 1 3, 3 1 3, 1 कैरी, 3 6 18, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा? 16 आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आप मार्क कर लीजिएगा 16। सही बेटा, ये 16 आंसर हो गया। इसके बाद आ जाइए एमसीक्यू नंबर 32 पे। 32 में हमसे क्या कहा जा रहा है? रेशो ऑफ 1 kg टू 50 ग्राम। देखो केजी में 1000 ग्राम ग्राम होता है, तो ये 50 ग्राम है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 मतलब 5, 5 टू 10 क्या बचा? 0, 20 बचा। तो आपके किलोग्राम टू ग्राम पूछा था, तो 20:1। तो पहले मालूम किया, ऊपर जो रखा है वो पहले लिखा जाएगा, दूसरा वाला बाद में लिखा। A typist can type 350 words in 7 minutes। एक टाइपिस्ट है जो कि 350 वर्ड 7 मिनट में लिखता है, तो डिवाइड बाय 7 करोगे तो ये पता लग जाएगा 1 मिनट में कितने लिखता है। 1 मिनट में कितने वर्ड लिख लेता है? 50 मिनट, 50 वर्ड्स। इसका मतलब 50 जो है वो 1 मिनट का आ गया। तो आप कितने मिनट काम कर रहे हो? एक टाइपिस्ट 5 मिनट कर रहा है, तो 5 मिनट में 50 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 250 वर्ड्स, यानी कि 250 वर्ड लिख सकता है वो कितनी देर में? 5 मिनट के अंदर। सही बेटा। इसी तरह से आपको अगला है, अगला हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 33। बता दिया बल्कि 33। अरे 34 पे, 34 में सिंपल इंटरेस्ट ऑन 4500 ₹630। मैं तरीका बता रहा हूँ किस तरह करना है। जब भी सिंपल इंटरेस्ट मालूम करते हैं तो आपके पास जो अमाउंट गिवन होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट है। इस तरह से ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, ये 630 है, ये 7% पर एनम। फाइंड ईयर्स, मालूम क्या करना है? ईयर्स मालूम करना है। ईयर्स मालूम करने का तरीका क्या होता है? ठीक है भाई, ईयर्स मालूम करने के लिए अभी फिलहाल आपके ईयर्स मालूम करने के लिए नहीं आएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको फिर मालूम करना पड़ जाए कभी। तो ईयर्स मालूम करने का तरीका सिंपल, आपको उसके लिए क्या करना होता है? आपको उसके लिए लॉग लेना पड़ता है। सही है बेटा। सॉरी, ईयर्स मालूम करने के लिए आपको दोनों तरफ फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये या फिर दूसरी कंडीशन होती है लॉग मालूम, नॉर्मली लॉग के थ्रू होगा, क्योंकि एन मालूम करना है और एन पावर है, पावर को बेस बनाने के लिए की बेस प्रॉपर्टी वाली जो है वो जो है वो प्रॉपर्टी यूज करना पड़ता है। पैराबोला डैश, देखो माइनस में अगर ए की वैल्यू, ए क्या होता है? स्क्वायर के साथ ए लिखा होता है, अगर वो माइनस में है तो पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड, अगर ए पॉजिटिव है तो पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। क्वाड्रेंट ऑन विच बोथ एक्स एंड वाई आर नेगेटिव, ऐसा क्वाड्रेंट जिसमें एक्स वाई दोनों नेगेटिव नेगेटिव होते हैं, भी बताया था कौन सा वाला? ये वाला थर्ड, -x -y, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स वाई दोनों क्या होते हैं? नेगेटिव।
फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन गिवन है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सी, जो अकेली वैल्यू होती है वो सी होती है, बट शर्त है कि उसको इज इक्वल टू 0 होना चाहिए या इज इक्वल टू कहीं भी नंबर रहो। यहाँ पे हमारे पास ये +12 है, वहां जाके -12 हो जाएगा, तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -12, तो आपका सी का आंसर हो जाएगा -12 हो गया, तो ये आपने सी का आंसर मेंशन कर दिया। सही बेटा। इसके बाद हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 38, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन गिवन है, अब वो कह रहा है कि एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट बताइए। सिंपल है, क्योंकि इक्वेशन में एक्स के नीचे जो वैल्यू होती है वो एक्स इंटरसेप्ट है, यानी कि x/2 y/3, ये एक्स इंटरसेप्ट है, और ये वाई इंटरसेप्ट, जिसको बी और सी कहते हैं हम। ये बेटा, तो ये हमारे पास एक्स और वाई इंटरसेप्ट मालूम हो गया। इस तरह से आपके पास अगले एमसीक्यू नंबर 39 है। 39 में कह रहा है कि आपने क्या करना है, व्हाट्स जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। जनरल फॉर्म का तरीका बता चुका हूं आपको मैं ऑलरेडी, कि एक्स पहले होना चाहिए, फिर वाई, फिर नंबर। अब आपको जनरल फॉर्म कहने मालूम करने को बोला, इनको मल्टीप्लाई कर लो पहले। क्या हो जाएगा, 3y -3 इज इक्वल टू 2x +10। यहाँ हो जाएगा 3y - 30 एज इट इज रहेगा, 2x +10, +2x यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, +2x यहाँ पे आके, सॉरी एक्स तो हमने ऊपर ही रखना है ना, -30 वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 30 और 10 ऑलरेडी में लिखा हुआ है। अब 3y एज इट इज रहने दो, 2x एज इट इज रहेगा, 30 + 10 40, 3 मल्टीप्लाई और वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 2x/3 +10/3। 3 और 2 कैंसिल नहीं होंगे, 10 3 कैंसिल नहीं होंगे, तो ये पूरा क्या हो गया, स्लोप m हो गया, और ये अकेला क्या हो गया, y इंटरसेप्ट, यानी कि ये पूरा हमारे पास y इंटरसेप्ट यानी c है, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा, कि वो 10/3 है। इसके बाद अगला सवाल है रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखिए सिंपल रूट्स मालूम करने हैं, -25 वहां जाके +25 हो गया, आपने दोनों तरफ रूट ले लिया। ये क्या हो गया, x² और ये क्या हो गया, √25। स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचा एक्स, आंसर आपका जब भी रूट में आएगा तो प्लस माइनस में लिखा जाएगा। ये क्या लिखा जाएगा, प्लस और माइनस में। लेकिन एक चीज का ख्याल करना, जो एक्स की वैल्यू आप मालूम करोगे, किसी की भी वैल्यू आप मालूम करते हो, तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि इसको आपने प्लस और माइनस रूट आ रहा है तो डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द पॉइंट -5,7। सही है, तो ये हमसे पूछ रहा है डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन क्या है। तो जी इसके बाद ये एमसीक्यू आपको ट्राई करना है। अगला एमसीक्यू नंबर है 43। 43 में आपसे कह रहा है बाइनरी नंबर में हमारे पास क्या है, बाइनरी नंबर में हमारे पास कुछ नंबर हैं जिसको हमें कन्वर्ट करना है। जब भी बाइनरी से डेसिमल में जाते हैं, मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाते हैं, तो आपने फिर प्रैक्टिस करनी है, उसके अंदर आपने क्या करना है कि डिफरेंट कैलकुलेशंस करके फिर आंसर निकालना है। ठीक बेटा, तो ये भी आप कर लेंगे, डेसिमल इक्विवेलेंट बाइनरी और स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स है द डायमेंशन। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसकी रॉ एंड कॉलम सेम होती है। ठीक है, जैसे नॉर्मल क्या हो जाएगा, 2/2, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एमसीक्यू नंबर 46 है, मैट्रिक्स विद इनवर्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसका इनवर्स एक्सिस ना करे वो कहलाता है आपका कौन सा, सिंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह से सम ऑफ मैट्रिक्स ए और बी हमें गिवन है, आपसे कह रहा है कि यहाँ पे आप इन दोनों का क्या बताइए, सम बताइए। ठीक है बेटा, सम बताना है 6 + 2, अगर हम प्लस करें तो ये प्लस करने में हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस करने में हमारे पास हो जाएगा ये प्लस करने में, यहाँ पे सिंपल प्लस करने में हमारे पास 46 में 47 में क्या हो रहा है, पहले का ए हमारे पास देखें ऑप्शन 8, फिर -2 + 1, ये -1 हो गया। ये सॉरी बी ऑप्शन देखिएगा, 3 + -3 - 2 1, 4 + 3 7, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 8 - 1 4 1 और 7। फिर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को जब भी ट्रांसपोज करना हो, ट्रांसपोज का मतलब होता है रॉ चेंज इनटू कॉलम। तो यहाँ पे एक्स और वाई रॉ है, क्या बना देंगे, कॉलम, और 5 - 3 रॉ है, क्या बना देंगे, कॉलम। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, रॉ चेंज इनटू कॉलम। एक्स वाई कॉलम था, रॉ बन गया, 5 और 3 रॉ था, क्या बन गया, कॉलम था, रॉ बन गया। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना होता है। एमसीक्यू नंबर 48 था।
आ जाइए एमसीक्यू नंबर 49 पे। 49 में कह रहा है 4/2 मल्टीप्लाइड विथ 3/2। जब भी ऑर्डर मल्टीप्लाई होगा 4/2 का 3/2 से, तो पहले की रो दूसरे कॉलम ध्यान में रखना है। तो 4 पहले की रो है, 2 दूसरे के कॉलम है, सही है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई के लिए पहले की रो दूसरे की कॉलम। तो दूसरा हमारे पास है व्हाट इज एडिटिव। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है साइन चेंज, यानी कि प्लस का 6 माइनस का 6 हो जाएगा, -2 प्लस का 2 हो जाएगा, और आपके पास जो है वो +3 -3 हो जाएगा, और 4 -4, यानी कि सी ऑप्शन आपका आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। सही है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। बाकी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपने जो है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपने प्रॉफिट एंड लॉस देखना है बहुत अच्छी तरीके से। उसके अलावा आपके पास जो है वो सिंपल और कंपाउंड प्रोपोर्शन है। इसका पार्टनरशिप लॉन्ग में इम्पोर्टेंट है। और उसके अलावा आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस में, जिसमें आपको सीपी मालूम करना होती है खास करके। और चैप्टर नंबर 3 में आ जाए, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपके पास एन्युटी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट वैल्यू एंड सम ऑफ एन्युटी। एमसीक्यू नंबर चैप्टर नंबर 5 में आ जाएगी लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें लीनियर इक्वेशन जैसे रूट्स फाइंड करते हैं एज इट इज वही आपने फाइंड करना है लीनियर इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करने के लिए फॉर्मूलाज हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट फॉर्मूला। बाकी इसके अलावा आपके पास डिस्टेंस और स्लोप कैलकुलेट हो जाएंगे, आपके सामने जो है वो कुछ लोग मौजूद है। अच्छा जी, ये ऑलमोस्ट मैं कुछ लोग अभी जो है वो क्लास में मौजूद थे, जो कि अभी मेरे ख्याल में अभी जो है वो जा चुके हैं, और कुछ बच्चे अभी भी मौजूद थे। तकरीबन ऑलमोस्ट एमसीक्यूज खत्म हो गए हैं। इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रहा था वो आप नोट कर लीजिएगा, बाकी जो नहीं सुन सके काइंडली वो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और इंशाल्लाह ताला जो है वो आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना जो है वो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाकी जो है वो रूट्स वर्टेक्स ग्रामर रूल इन ए इनवर्स चैप्टर 5 से लीनियर इक्वेशंस, और चैप्टर 6 जो हमारा बाइनरी नंबर्स है उसमें कन्वर्जन्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इसको आप काइंडली देख लीजिएगा। बाकी बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक आपको पेपर के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।